अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसके तकरीबन हमारे पास आएंगे 3 से लेकर 5 लेक्चर। तकरीबन 5 लेक्चर आप मान के चलो इस वाले पोर्शन के आएंगे, ठीक है जी। लेकिन सॉरी, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एसबी क्लासेस पर हमने अब तक जनरल इंग्लिश का हमने बिल्कुल कंप्लीट किया है। अब उसमें कुछ रहते हैं थोड़े से टॉपिक्स, वो न के बराबर हैं, यानी 90% जनरल इंग्लिश हमने कंप्लीट किया है। रीजनिंग हमने किया है तकरीबन 85% कंप्लीट। और 85% मैं कह रहा हूँ कि इन मिलाकर होल तमाम पोस्ट्स के लिए, अगर किसी VLW को छोड़कर बाकी पोस्ट्स की बात की जाए तब ये 100% कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आप, कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जो हमने हर एक एग्जामिनेशन के लिए 100% से ज़्यादा कंप्लीट किया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी सेक्शन जो हमारा है, पॉलिटी सेक्शन वो भी हमने मोर देन 100% हर एक पोस्ट के लिए कंप्लीट किया हुआ है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये रहेगा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में भी हम आज पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर वाला, वो है आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रोडवेज़ के ऊपर, ठीक है जी। और उसके बाद आने वाला लेक्चर 1-2 दिन में फिर आएगा एयरवेज़, फिर आएगा रेलवेज़ पर भी, और उसके बाद आएगा पाइपलाइंस पर भी आएगा, उसके बाद आएगा फिर वाटरवेज़ पर भी, ठीक है जी। जितना भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन है क्या, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ को बोलते हैं, है कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं मूविंग या मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल यानी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी यहाँ कुछ रखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज और इसके साथ कुछ लोग भी हैं, इनको एक गाड़ी में भरते हैं या किसी चीज़ में भरते हैं और इनको दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, लोगों को भी, गुड्स को भी, सर्विसेज को भी। अब ये किस किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, अब हम इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक दो बार ये रिवाइज दोबारा कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन हम क्या करते हैं, ये करते हैं ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट लोकेशन पर पहुंच जाए और हमारी जितनी रिमोट लोकेशंस हैं वहाँ तक हम सारी फैसिलिटियाँ पहुंचा पाए, ठीक है जी, हर एक के पास। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी जब ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा तभी हम टेक्नोलॉजी को लेकर हर एक जगह तक पहुंच सकते हैं, तभी हम टेक्नोलॉजी को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। वो कैसे पॉसिबल है, जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगी, है कि नहीं, तब हम एसेस कर पाएंगे बहुत सारी दूर दराज की लोकेशंस, यानी फॉर फ्लैंग लोकेशंस इन इंडिया। यानी वो हम कैसे भी कर सकते हैं, हमारे पास जितने मोड्स हैं सब मोड्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इसकी हमारे पास कितने मोड्स या मीन्स हैं या वेज़ है ना, किस किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। देखो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीन्स हैं, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट मीन्स हैं, जैसे भी हैं जितने भी हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में किया है, फिर आगे उनको डिवाइड करके रखा है। ये हमारे पास क्या है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये देखो ये ट्रांसपोर्ट मीन है या मोड बोलो आप। मीन क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक ज़मीन पर हम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट, एक हम एयर में कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट, एक हम वाटर में करते हैं उसको बोलते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी 3 चीज़ों के ज़रिए हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, एक लैंड, एयर और वाटर, यही 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कोई और ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है, अगर होगा तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है जी। लेकिन हैं तो सिर्फ यही 3, है कि नहीं। अब हम देख लेते हैं एक एक करके, इनके अंदर घुसकर जो हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं इनके अंदर घुसेंगे हम।
ये देखो लैंड ट्रांसपोर्ट हम किस किस तरीके से, यानी लैंड पर हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, लैंड के ऊपर से हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक होता है रोडवेज, रोडवेज यानी रोड्स हम बनाएंगे, रोड्स पर ट्रक्स चलेंगे, बसेस चलेंगे, एवरी टाइप ऑफ व्हीकल विल रन ऑन द रोड एंड दैट विल help us in the transportation, that will help us in movement of goods and services and people from one place to another place, that is called लैंड ट्रांसपोर्टेशन। और लैंड ट्रांसपोर्टेशन में इस वाली चीज़ को हम कहते हैं रोडवेज। क्या है, लैंड पर हमारे पास कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट्स है, या अगर आप ऐसे बोलोगे लैंड पर हमारे पास कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट्स है, आप कहोगे रोडवेज है, बिल्कुल ठीक है। रेलवेज़ है, बिल्कुल रेलवेज़ भी तो रोड पर ही चलती है। पाइपलाइन्स भी है हमारे पास। पाइपलाइन्स क्या है, ये हमारे पास क्या करती हैं, एक समंदर के किनारे से वहाँ से क्रूड ऑयल या कहीं से गैस को क्या लाती है, क्रूड गैस को लाती हैं कहाँ तक, रिफाइनरीज तक लाती है। ये क्यों ऐसा करते हैं हम, इसके ज़रिए हमारी वो जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है एक तो वो बच जाता है, और दूसरा ये सेफ रहता है। मान लो कि कभी कभी एक्सीडेंट्स में ऐसे ना, ये पाइपलाइनर्स जो पाइप गैस लेकर घूमती हैं गाड़ियाँ, या हमारे पास ये पेट्रोल लेकर घूमती हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये है कि नहीं, बहुत नुकसान पहुंचा देता है ये, बहुत और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा देता है कि नहीं। इसलिए क्या किया जाता है, ये पाइपलाइनर्स ये सेफ़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बचती है, और ये ऐसी एरियाज़ के बीच में से बनाई जाती है जहाँ लोगों को मतलब जहाँ इन लोग रहते हो ना उन एरियाओं से दूर दूर हो, ताकि अगर कभी बाई द वे इनमें कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो लोगों को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, रेलवेज़ और रोडवेज़ के बारे में आपको पता ही है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो, एयर ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है, प्लेन, एरोप्लेन्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब एरोप्लेन्स के ज़रिए हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, एक अगर कंट्री के अंदर हो रहा है, यानी कोई फ़्लाइट्स जो इंडिया के अंदर घूम रही है, दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से चेन्नई, चेन्नई से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कोलकाता, कोलकाता से कहीं और, ये सिर्फ इनसाइड इंडिया घूम रही है, उसको बोलते हैं नेशनल, क्या बोलते हैं, नेशनल एयर ट्रैफिक बोलते हैं उसको, यानी नेशनल एयरलाइंस, यानी नेशनल के अंदर ही घूमती है वो, है ना, एक वो जो अपने कंट्री है उसके अंदर सिटीज़ को कनेक्ट करती है। एक एयरलाइंस होती है जो इंटरनेशनल घूमती है, यानी इंडिया से अमेरिका, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से इंग्लैंड, इंडिया से दुबई, इंडिया से बहुत सारी और कंट्रीज़ को जाती है ना, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसी तरह हमारे पास तीसरा हमारा मोड जो है वो है वाटरवेज़। क्या है, वाटरवेज़, जैसे रोडवेज़ है, एयरवेज़ है, इसी तरह हमारे पास क्या है, वाटरवेज़। वाटरवेज़ मीन्स पानी के ज़रिए, पानी के ज़रिए जितने भी हमारे पास कंटेनर आते हैं ना, ज़्यादातर जितना भी हमारा ये बिज़नेस होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो इसी वाटरवेज़ के ज़रिए होता है। एरोप्लेन्स के ज़रिए बहुत कम होता है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा किसके ज़रिए होता है, ज़्यादा हमारे पास होता है, मोर देन 70% ऑफ द ट्रेड ऑफ इंडिया इज़ डन बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ये कैसे होता है, ये होता है हमारे पास वाटरवेज़ के ज़रिए। अब ये वाटरवेज़ भी हमारे पास दो तरीके के हैं, एक ओवरसीज़ यानी जो दूसरे कंट्रीज़ के हमारे पास शिप जाते हैं, एक इंडिया, जो इंडिया के अंदर शिप घूमते हैं। इंडिया के अंदर रिवर्स में भी शिप घूमते हैं, जैसे गंगा रिवर है, झेलम है, इनको वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। इनमें भी शिप्स चलते हैं जो लोगों को कैरी करते हैं, और इससे क्या होता है, टूरिज़्म बूस्ट होता है। और ये पोर्शन हम वहीं पढ़ेंगे जब हम ये वाला वाटरवेज पर लेक्चर पढ़ेंगे, और इसको भी हम वहीं पढ़ेंगे एयरवेज को जब हम एयरवेज वाला लेक्चर पढ़ेंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लैंड वाला रहेगा। लैंड में किस पर रहेगा, ज़्यादातर 80% क्वेश्चन चांसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया में इसी से पूछे जाते हैं, कौन से, रोडवेज से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रोडवेज के ऊपर रहेगा। ठीक है जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है इंडिया में, कौन कौन सा मोड है हमारे पास। ये देखो क्या है, मैंने एक बनाई है बस, ये रोडवेज वाली बस है, कौन सी है, JNK SRTC की बस है। ठीक है जी, ये क्या है, वाटरवेज है, ये क्या है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, ये रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन है, और ये रोड्स है ना, रोडवेज यानी जिनको बोलते हैं। ठीक है जी, ये सिग्नल्स हमें आगे समझ में आ जाएंगी। ये यहाँ कलर वलर मैंने क्या दिखाया है। अब सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं रोडवेज। क्या करते हैं शुरू, रोडवेज। जो नीचे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डैश डैश जिनके सामने लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, इनको आप किसी भी हालत में याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है जी,
शुरू कर लेते हैं। देखो, दुनिया में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? इंडिया आता है सेकंड नंबर पर रोड नेटवर्क में। नेटवर्क क्या होता है? यानी रोड कनेक्टिविटी, ऐसे 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 रोड ही रोड है ना इंडिया में। इसको क्या बोलते हैं? ये जो बहुत सारे रोड जब मिल जाते हैं ना, ये एक नेटवर्क बनाते हैं। यानी रोड नेटवर्क, टोटल लेंथ जो इन रोडों का है ना, इंडिया में जितने भी रोड है, उस टोटल रोडों की लेंथ जब मेजरमेंट की जाए, फिर उसे एक ही साथ ऐड किया जाए, उसको बोलते हैं टोटल रोड लेंथ। क्या बोलते हैं? टोटल रोड लेंथ। टोटल रोड लेंथ उसी कंट्री की ज़्यादा होगा जिसमें रोड का नेटवर्क ज़्यादा होगा। अब इंडिया कितने नंबर पर आता है टोटल रोड लेंथ में? इंडिया आता है सेकंड नंबर में। कितने आता है? सेकंड नंबर। अब ये नज़दीक ही है ना। इसका मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए फिर कि पहले नंबर पर कौन आता है। पहले नंबर पर हमारे पास यूएसए आता है, अमेरिका आता है। क्या आता है? अमेरिका आता है पहले नंबर पर। किस में? रोड नेटवर्क या रोड लेंथ में। और इंडिया की रोड लेंथ कितनी है? यूनाइटेड स्टेट्स की भी मैंने लिखी हुई है ऊपर, आप याद रख सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इंडिया की। इंडिया की कितनी है? इंडिया की रोड लेंथ है जनाब 62.62.16 लाख किलोमीटर। यानी 62 लाख किलोमीटर इंडिया की रोड लेंथ है। कितनी है? इंडिया की रोड लेंथ 62 लाख किलोमीटर है। और ये सारे रोड है, चाहे छोटा कोई गांव का रोड है या बड़ा कोई नेशनल हाईवे वाला या एक्सप्रेस हाईवे वाला रोड है, ये सब उन रोडों को मिलाकर इतनी लेंथ है इंडिया की पूरी रोड लेंथ। कितनी है? 62 लाख किलोमीटर। यानी 62.16 62.16 किलोमीटर, लाख किलोमीटर इंडिया की रोड लेंथ है। ये पॉइंट एक एमसीक्यू बन सकता है। इंडिया कितने नंबर पर आता है? आप सेकंड नंबर पर बोलेंगे। ठीक है जी। अब देखो, अब कहता है 70% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन थ्रू द रोड्स। यानी इसका मतलब मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, जितनी भी इंडिया में इधर इधर मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है या इधर इधर कोई चीज़ लोगों को इधर इधर पहुंचाती है ना, उसमें 70% रोड्स के ज़रिए होता है। क्या होता है? 70% ट्रांसपोर्टेशन। मैंने अब आपको क्या बोला? लोगों को या चीज़ों को, सर्विसेज गुड्स को इधर इधर ट्रांसफ़र करना है ना। वैसे ये किससे होता है? ये 70% इसका होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके ज़रिए होता है? 70% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंडिया, सॉरी इन इंडिया इज डन थ्रू, किसके ज़रिए होता है? ये होता है रोडवेज़ के ज़रिए। यानी रोड जो हमारे हैं ना, या ट्रक्स, बस, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ जो भी चलती हैं ना, ये 70% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया करती है। और बचा कितना फिर ट्रांसपोर्टेशन का? बचा 30% है। ये किस किसके ज़रिए होता होगा फिर? एयरवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़, है ना, इनके ज़रिए होता है ये। ठीक है जी। अच्छा, जो हमारे पास क्यों रोड ये 70% ज़्यादा क्यों इसके ज़रिए होता है हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज़ के ज़रिए? आप कहो इसलिए क्योंकि ये एक तो लेसर कॉस्टली है और रोड्स इजीली गवर्नमेंट बना सकती है कि नहीं? रोड्स इजीली गवर्नमेंट बनाती है। और ये क्या होता है? ये लेसर कॉस्टली होता है। कैसे लेसर कॉस्टली होता है? मान लो अगर आपको श्रीनगर से SXR तो दिल्ली जाना है, DEL, दिल्ली जाना है आपने, श्रीनगर टू दिल्ली जाना आपने, आपने फ़्लाइट ले ली। फ़्लाइट ली आपने, कम से कम मेरे ख्याल से आपको 7,000 से कम की फ़्लाइट नहीं मिलेगी। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? आपको पता होगा 7,000 से कम आपको फ़्लाइट नहीं मिलेगी। और अगर आपको जल्दी भी चाहिए, इससे ज़्यादा भी मिल जाएगी। मैं एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर लेता हूँ आपको। ठीक है जी। ये आप अगर बाई एयर जाते हो। अब वाटर के ज़रिए तो हम जाते नहीं, क्योंकि वाटर कनेक्टिविटी इसमें नहीं है कि नहीं? अब आप क्या करोगे? अब आप रोडवेज़ के ज़रिए जाओ, किसी बस या अपनी गाड़ी के ज़रिए जाओ। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको 3,000 लग जाएंगी, खाने से लेकर पीने तक। और रास्ते में तेल वेल सब, गाड़ी वाड़ी सब, है ना। अब देखो, इधर सिर्फ आपको पहुंचा देगा ये जल्दी, ये सर्विस क्विक देगी, लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पैसा कम है। इसका मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन है? ज़्यादा इकोनॉमिकल तो रोडवेज़ ही है फिर, है ना। यानी बाई रोड जाना ही बाई इकनॉमी है, क्योंकि उससे आपके पैसे कम खर्च हो जाते हैं। ठीक है जी। अब एक प्लान के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बारे में आप ज़रूर याद रख लेना। एक प्लान बनाया गया था जिसको बोलते थे नागपुर प्लान। क्या बोलते थे? नागपुर प्लान। नागपुर क्या है? नागपुर महाराष्ट्र में एक शहर है, मशहूर शहर है, जहाँ के संगतरे बहुत ज़्यादा मशहूर है, सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा मशहूर है। ये बनाया गया था 1943 में। अंग्रेज़ों की एक, मतलब उनका ही एक ग्रुप था, उन्होंने एक क्या किया था, एक मतलब उनके एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने एक नागपुर प्लान बनाया था। उन्होंने क्या कहा कि उसमें उन्होंने लाया एक
क्या ट्रांसपोर्ट मॉडल, क्या रोड ट्रांसपोर्ट मॉडल, यानी रोड जो है ना, रोड्स बनाने का एक मॉडल लाया। क्या लाया? रोड्स बनाने का मॉडल, जिसे रोड ट्रांसपोर्ट मॉडल कहते थे और साथ में उसे नागपुर मॉडल भी कहते थे। ये किसने लाया? ये इन एक्सपर्ट्स ने लाया था। इन एक्सपर्ट ने लाया ये, और इन्होंने क्या किया, इतना समझ लो पहले, इन्होंने ये लाया एक्सपर्ट्स ने तो, लेकिन ये नागपुर प्लान जो 1943 में लाया, ये फेल क्यों? ये फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। ये चला ही नहीं, इसको सक्सेस नहीं मिली, इसको अप्रूव ही नहीं किया गया। रीज़न क्या था इसका ना होने का? देखो, एक तो इस ज़माने में इंग्लिश जो इंडिया के लोग थे ये ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और यहाँ ब्रिटिश क्या था, यहाँ ब्रिटिश का राज है कि नहीं। और दूसरा थे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स। अब जब ये रिपोर्ट आया नागपुर प्लान आया, ये इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास भी चला गया, और इनको भी दिया गया। किनको? जो यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे या प्रिंसेस थे। प्रिंस लोगों ने बिल्कुल मना किया, क्या हमें अपने रोड्स के साथ मतलब है, हम इंडिया के रोडों के साथ क्यों ले, इतना पंगा क्यों ले, हम तो सिर्फ अपने जो प्रिंसली स्टेट उनका था उसके रोडों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ठीक है जी। ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल इनकार कर दिया। पता नहीं उनको क्या रीज़न था ब्रिटिशर्स को। यहाँ तो लगा इनको था अब हमारे पास इंडिया में बहुत कम टाइम है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, या कोई और रीज़न था। यानी इन दोनों लोगों ने जब इनकार किया तो ये जो नागपुर प्लान है ये बिल्कुल फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। फिर 1943 के बाद, 20 साल के बाद, 1960 में क्या हुआ, यही नागपुर प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया। क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया और रोड्स बनाने शुरू कर दिए। क्या किया? रोड्स बनाने शुरू कर दिए इंडिया में। फिर इंडिया में अब तक 2022 तक देखो कितने रोड्स बन रहे हैं, कितने बन गए हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिंग रोड्स कुछ, और ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वो देखो कैसे बन रहा है। अब जितने भी ये रोड्स बनाए गए, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, या डिफरेंट टाइप्स के रोड्स में कैटेगराइज किया गया पूरे इंडिया के रोड्स को। उन रोड्स को कैसे हम पढ़ते हैं, किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वो हम नीचे देख लेते हैं। पहले देखो, क्या मुझे कोई बता सकता है, कोई गेस लगा सकता है ये कौन सी रोड की पिक हो सकती है? मैंने एक हिंट लगा रखा है, जो लोग बाहर ज़्यादा घूमते हैं उनको तो पता होगा। ये रोडवेज देख रहे हो, ये कौन सी है? आप लोग ज़्यादा तो कह रहे होंगे ये राजस्थान रोडवेज है। नहीं, ये महाराष्ट्र रोडवेज है। क्या है? महाराष्ट्र रोडवेज। और ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। क्या है? ये लोनावाला के करीब खींची गई एक पिक है, इस जगह का नाम मैं भूल गया हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, और एक चीज़ देखो, अब देखो हमारे पास जितने भी रोड्स हैं इंडिया में, उनको मैंने बोला था डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या उनके डिफरेंट टाइप्स हैं रोड्स के। आप ऐसे याद रखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। सबसे पहला टाइप कौन है? नेशनल हाईवेज। कौन सा है? नेशनल हाईवेज। अब नेशनल हाईवेज की खासियत क्या है? ये रोड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, और इनके ही अंडर है ये, और इनको मेंटेन भी यही करती है। ठीक है जी। यानी ये वो रोड्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रोड्स हैं। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रोड्स हैं, और ये क्या करते हैं, इनको बनाती भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मेंटेनेंस भी यही करती है, और ये गवर्नमेंट इंडिया के अपने रोड्स हैं। क्या है? अपने रोड्स हैं। और ये रोड्स क्या करते हैं, ये स्टेट्स को स्टेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी देते हैं। यानी पंजाब को जम्मू कश्मीर के साथ, अच्छा पंजाब को आगे हरियाणा के साथ, हरियाणा को राजस्थान के साथ, राजस्थान को महाराष्ट्र के साथ, इसी राजस्थान को ये गुजरात के साथ, गुजरात को महाराष्ट्र के साथ। ये जो इतने सारे बड़े बड़े रोड्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी देते हैं। और ये रोड्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नेशनल हाईवेज़। और ये नेशनल हाईवेज़ बनाती, और इसका ओनर कौन होता है? इसका ओनर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसे बनाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक याद रखो। अब यहाँ मैं एक लाइन डालने जा रहा हूँ, याद रखो। जितना भी इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता है ना, जितना भी इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता है ना, रोड्स के ज़रिए 40% ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं के ज़रिए होता है, नेशनल हाईवेज़ के ज़रिए। यानी 40% ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स आर कैरियड बाई दीज रोड्स, ऑन कैरियड ऑन दीज रोड्स, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, इन रोडों पर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता होगा, और ये बहुत बड़े भी होते होंगे, है कि नहीं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। एक पॉइंट। दूसरा याद रखो, जितना भी इंडिया का रोड है, मैंने कहा था ना 62 लाख किलोमीटर, उसका 2% है ये रोड।
नेशनल हाईवेज़ उसका 2% है, यानी बहुत कम नेशनल हाईवेज़ है हमारे पास इंडिया में, फिर है कि नहीं, यानी बहुत कम है, ये क्या है, बहुत कम। और इनको मेंटेन और देखता वेखता कौन है इन रोड्स को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो इंडिया की है वो देखती है इनको, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब याद रखो कुछ, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से जाता है और कन्याकुमारी में ऐड होता है, उसको नेशनल हाईवे नंबर 44 बोलते हैं। पहले कुछ और बोलते थे, अब वो भूल जाओ आप, अब नई नंबरिंग जो है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 44। कुल मिलाकर याद रखने की बात यह है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो इंडिया का है ये नेशनल हाईवे नंबर 44 है, और सबसे छोटा ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है जो तमिलनाडु में है। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो इंडिया का है वो नेशनल हाईवे नंबर 966 बी है जो केरला में है, और इसकी लेंथ सिर्फ 6 किलोमीटर है। कितनी है, 6 किलोमीटर, मैंने नोट्स में इधर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब याद रखो, मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो ये देखो, ये रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है नेशनल हाईवे नंबर 1 जो जाती है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है इसकी लेंथ कितनी है, 7142 किलोमीटर, कितनी है, 7142 किलोमीटर, यानी 7100 किलोमीटर, 7142 किलोमीटर है नेशनल हाईवे नंबर 44 की लेंथ जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा नेशनल हाईवे कौन सा है, दूसरा नेशनल हाईवे जो सबसे छोटा है वो है हमारे पास जो केरला में है, 6 किलोमीटर है वो, 966 बी उसका नाम है, ठीक है जी, ये हाईवेज़ का नाम है, ठीक है जी। याद रखो, जो नेशनल हाईवेज़ है ना, इनको बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट, उसका नाम है नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। और नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया किस इसको बनाती है, रोड उसको कैसे बनाती है, यानी इनको डिज़ाइन करती है, इनके लिए ज़मीन देखती है, देखती है कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किस स्टेट से होकर निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, क्या है, सब कुछ डिज़ाइनिंग करती है। फिर ये डिज़ाइनिंग दी जाती है किसको, बनाने के लिए एक इंजीनियरिंग और कंपनी है जो बनाती है प्रैक्टिकली रोड्स को, जिनके पास बड़ी मशीन्स हैं, रोड रूलर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं। वो कंपनी कौन सी है, वो है NHIDCL, नेशनल हाईवेज़ इंडिया, नेशनल हाईवेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बनाती है क्या, रोड प्रैक्टिकली बनाती है, और ये नेशनल हाईवेज़ इनको बनवाती है, ये डिज़ाइन विज़ाइन सब करती है, ठीक है जी। ये देखो नेशनल हाईवेज़ इंडिया का, ठीक है जी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, जो माइलस्टोन्स लगे होते हैं ना, हमें फलानी जगह जाना है, इतना लिखा होता है इस पे, इतना किलोमीटर अभी दूर है ना। मान लो मुझे जाना है जम्मू, मैं पहुँचा उधमपुर, वहाँ लिखा है 50 किलोमीटर्स जम्मू, ये क्या है, ये माइलस्टोन है, यानी ये बताती है अभी कितना दूर जाना है आपको। और नेशनल हाईवेज़ की माइलस्टोन का जो कलर है ना, हर एक जो हाईवे हमारे पास, हर एक जो रोड इंडिया में है ना, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं, इससे पहचान सकते हैं, क्योंकि इसका कलर डिफरेंट होता है हर एक रोड के लिए। जो नेशनल हाईवे के लिए रोड, जो नेशनल हाईवे के लिए माइलस्टोन होता है, उसका कलर नीचे से ये देखो सफ़ेद होता है और ऊपर ये येलो होता है। आपने सफ़ेद याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सफ़ेद हर एक में होता है, लेकिन आप रखोगे येलो, उसमें होता है कलर, क्या होता है, येलो। अब आप अगर आप किसी भी रोड से जा रहे होंगे, आप देखोगे ये येलो कलर ऊपर किया हुआ है, तो आप क्या कहोगे, जनाब वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द नेशनल हाईवे, हम नेशनल हाईवे पर, वी आर ट्रैवलिंग ऑन द नेशनल हाईवे, हम नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं। ये पूरा हो गया हमारे पास यहाँ तक नेशनल हाईवे का। और इतना जितना इसमें मैंने लिखा, इसी में से बिल्कुल आपको MCQ बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बनने वाला। आ जाओ फिर दूसरे वाले के पास। दूसरा हमारे पास स्टेट हाईवेज़, क्या है, स्टेट हाईवेज़, नेम ही इंडिकेट करता है इनका ओनर और इनका बनाने वाला कौन होता है, स्टेट होता है। जैसे उधर नेशनल हाईवेज़ के पास एक अथॉरिटी है जो नेशनल हाईवे बनाती है, वो है NHAI, और उसके साथ वो कंपनी मिली हुई है NHIDCL। लेकिन यहाँ पर कौन है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट इनको बनवाती है, लेकिन बनाती कैसे, एक अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए जिसका नाम है PWD, यानी इनको बनाती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। हर एक स्टेट में एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है जो ये रोड बनाती है, स्टेट रोड्स बनाती है, और उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टेट हाईवेज़। और ये स्टेट हाईवेज़ क्या करती है, एक तो नेबरिंग स्टेट्स के साथ कनेक्ट करती है, और दूसरा स्टेट के अंदर जितने भी
डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, स्टेट को अपने दूसरे एरियाज़ के साथ कनेक्ट कर लेता है। यानी श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जो कनेक्ट कर लेते हैं ना आपस में, उनको बोलते हैं स्टेट रोड्स। क्या बोलते हैं? स्टेट रोड्स। अब स्टेट रोड्स बनाते कौन है? ये बनाता है PWD। और याद रखो, इंडिया में स्टेट रोड्स की लेंथ कितनी है? 176, 176.818 किलोमीटर। 1 is 10 is 100 is 1000 is 10 लेक, यानी 1,76,000 किलोमीटर हमारी लंबाई है स्टेट हाईवेज़ की। स्टेट हाईवेज़ की कितनी? स्टेट हाईवेज़ की। और ये स्टेट हाईवेज़ हमारे पास जो इंडिया का 62 लाख टोटल किलोमीटर है ना रोड्स का लेंथ, उसका कितना परसेंट है? ये 3 से लेकर 4% हमारे पास क्या है? स्टेट हाईवेज़ हैं। क्या है? स्टेट हाईवेज़। और नेशनल हाईवेज़ कितनी है? 2%। यानी 2 वो हो गए, 4 ये हो गए। यानी ये बड़े रोड थोड़े कम ही होते हैं और इस पर भी भीड़ अच्छी होती है। इसकी माइलस्टोन का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ये देखो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ जो है ना, इसकी माइलस्टोन का कलर ये देखो ऊपर ग्रीन है। जब भी आप किसी रोड से चलोगे और आप देखोगे ये ग्रीन कलर है, गूगल मैप्स पर भी आजकल दिखता है ग्रीन कलर, येलो कलर, वो स्पॉट्स बनाते हैं वहाँ पर, आपको खुद पता चल जाता है ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या कोई और हाईवे है। ठीक है जी, ये क्या है? ये स्टेट हाईवे है। ठीक है जी, बढ़ो आगे। तीसरा आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड्स। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को भी कौन बनाता है? PWD बनाता है। इनका ओनर भी कौन होता है? इनका ओनर भी आपका स्टेट ही होता है कि नहीं? और इन रोड्स की खुसूसियत क्या होती है? ये रोड्स जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स, अपने एक डिस्ट्रिक्ट को अपने तमाम एरिया से जोड़ता है। मान लो ये एक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है या कोई और डिस्ट्रिक्ट हम मान लो मैंने ले लिया, तो उस डिस्ट्रिक्ट की जितने भी रोड्स एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करता है। यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है तमाम एरियाज़ के साथ। उन रोड्स को क्या बोलेंगे आप? उनको बोलेंगे आप डिस्ट्रिक्ट रोड्स। क्या बोलेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स की जो लेंथ है ना, ये टोटल इंडिया के जितने रोड्स हैं उनकी कितनी लेंथ आती है? 14%। 14% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द रोड्स ऑफ इंडिया इज़ डिस्ट्रिक्ट रोड्स। यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स इंडिया के 14% लेंथ कवर अप करते हैं। यानी 14% लेंथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स की है पूरे इंडिया की रोड्स में। ठीक है जी, समझ में आ गया? PWD मेंटेन करता है। और इसके स्टोन का कलर कैसे होता है? या ब्लू ब्लैक होता है। यूजुअली ज़्यादातर ब्लैक ही होता है। ये देखो ब्लैक आप देखोगे ऊपर, ये क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है। ये डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये डिस्ट्रिक्ट को दूसरे एरियाज़ के साथ जोड़ता है। रोडों की इंपॉर्टेंस भी उसी से मेंशन हो जाती है इनके, मतलब वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। और लास्ट पर आता है 14, लास्ट एक आता है उसको बोलते हैं रूरल रोड्स। रूरल रोड्स होते हैं जो हमारे गांव देहात के रोड हैं, यानी गांव को गांव के साथ कनेक्ट करता है या गांव के अंदर, मतलब गाँव को लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। लोगों को कैसे करता है? मेरे घर तक रोड है, दूसरे के घर तक रोड है, तीसरे के घर तक रोड है। ये जो गाँव के जितने भी रोड होते हैं ना, ये अंदर अंदर से ये क्या होते हैं? ये बोलते हैं रूरल रोड्स। क्या होते हैं? रूरल रोड्स। और रूरल रोड्स में भी ब्रिजेस भी बनाए जाते, इनमें भी ब्रिजेस भी बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनमें रिक्वायरमेंट आती है वो बनाई जाती है। अब ये क्या है? ये 70 से 80% रोड्स है। 70 to 80% रोड्स हमारे पास यही है। यानी गांव वाले रोड जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में। क्या है? सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से रोड से? ये रूरल रोड से जो गांव में होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब गांव के रोड्स का कलर जो है ना, ये होता है माइलस्टोन का, ये होता है ये ऑरेंज वाला कलर। एक बात याद करना, ऑरेंज संतरा। कोई भी काम जब गवर्नमेंट करता है ना, गांव में अगर करती है, तो उसके जब कोई बोर्ड बनाना होता है ना, वो क्या करते हैं? उसमें पेंट करते हैं। ये कलर देख लेना आप, ये 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 क्यों करते हैं? क्योंकि ये रूरल काम होता है और रूरल रोड होता है। ठीक है जी, ये इसका एक लोगो भी मान लो है। क्या लोगो है? ये कलर, ऑरेंज कलर। अब आप याद रखो, इनको बनाता कौन है? इनको भी PWD बनाता है और साथ में पंचायत इनको बनाती है। क्या बनाती है? पंचायत कैसे बनाती है? जैसे कोई स्कीम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे एक स्कीम ये आई थी ना, PMGSY। ये कभी देखा था आपने? कि बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये जो है ना, ये बनाई गई थी 2000 में। ये स्कीम क्या बनाई गई थी? स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, ताकि जितने भी हमारे गांव के रोड्स हैं उनको पक्का किया जाए, मैग्डमाइज किया जाए। और उनको बनाया भी गया। अब तक मेरे ख्याल से हर गांव में बन भी गया होगा ये। और ये किस गवर्नमेंट में? तब थी BJP गवर्नमेंट। क्या थी? BJP गवर्नमेंट। और उसके
प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे पास तब, मैंने पूरा इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या थे? वाजपेयी। उन्होंने ये स्कीम लाई ताकि जितने भी गाँव के रोड हैं उनको पक्का किया जाए और हर एक गाँव के रोड को कनेक्ट किया जाए। अब एक मसला आता था कि दूर दराज में जितने गाँव थे उन्हें कैसे बनाया जाए ये रोड। उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया, PMGSY रोड अगर बनाना हो किसी प्लेन एरिया के लिए, किसी गांव को रोड बनाना हो, लेकिन क्राइटेरिया था उस गांव में पॉपुलेशन होनी चाहिए मोर देन 500। अगर प्लेन एरिया में वो रह रहे हैं तो अगर उस कोई गांव है वो प्लेन एरिया में है और उसकी पॉपुलेशन है मोर देन 500, उनको PMGSY के ज़रिए रोड बन जाता है। ठीक है जी। और यही अगर हिली एरियाज़ में रह रहे हो, हिली एरिया में कोई कोई गांव है बहुत दूर है एक हिल पर, अगर उसकी पॉपुलेशन है 250 से ज़्यादा, तब उधर भी बन जाता है, उधर भी बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं? PMGSY रोड बना सकते हैं। ये क्राइटेरिया है ना, यानी हिली एरियाज़ के लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए 250, तब जाकर ये रोड बन जाएगा। प्लेन एरियाज़ के लिए 500, तब जाकर ये रोड बन जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? कहीं कहीं मिस्टेक्स बहुत हो गई इसके लिखने में, है ना, तो उसमें आप करेक्ट करेंगे। देखो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ लिखना था, मैंने ओ ही लिखा है। ठीक है जी, आप इसको करेक्ट कर देना। अब ये याद रखो, लास्ट पर ये माइलस्टोन वाला चक्कर आपने एक बार फिर रिमाइंड करता हूँ मैं आपको। येलो कलर यानी नेशनल हाईवे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रोड, ग्रीन कलर यानी स्टेट हाईवे यानी स्टेट गवर्नमेंट वाला रोड, यानी इसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया बनाती है, इसे PWD डिपार्टमेंट बनाता है। ब्लैक यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसे कौन बनाता है? PWD बनाता है। ऑरेंज ये क्या है? यानी यह होता है, इसको बोलते हैं रूरल रोड, इसको कौन बनाता है? इसको पंचायत भी बनाता है, PWD भी बनाता है, और स्कीम्स भी आती है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही, उनके ज़रिए भी ये बन जाता है। ठीक है जी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, हम कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल्स इंडिया के पढ़ेंगे, ये मैंने हालांकि लिखा है, वो हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमें मतलब हमें उसका नाम भी गलत ले रखा है। ठीक है जी। अब आप देखोगे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चलता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉर्डर के रोड्स बनाती है। क्या बनाती है? बॉर्डर रोड्स। असल में ये किस लिए बनाई गई थी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? जितने भी हमारे पास बॉर्डर्स से उन तक रोड पहुंचा जाए ताकि हमारी फौज जो है ईजिली वहां तक एसेस कर पाए, बॉर्डर्स तक एसेस कर पाए। ठीक है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम रखा गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेटअप की गई 1960 में। सेटअप यानी बनाई गई 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसकी डिटेल में आगे अभी बता देता हूँ। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यानी जिसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, सारी बेल्ट फोर्सेस आती हैं, उसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आजकल हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर कौन है? आप बोलोगे राजनाथ सिंह। ठीक है जी। उसी के अंडर बीकन भी आती है, क्योंकि बीकन का जो हेड चुना जाता है वो भी फौज से ही लिया जाता है, कोई ब्रिगेड जनरल एक लिया जाता है। अब ये देखो बीकन का लोगो ये है, ये बीकन का लोगो है, ये जो ट्रायंगल है ये बीकन का लोगो है। ये देखो पहाड़ बने हैं, पहाड़ों में ऐसे रास्ता बना हुआ है, यानी बॉर्डर रोड्स। और ये इसका फ्लैग है। क्या है? ये इसका फ्लैग है, और इस फ्लैग के अंदर भी इसका लोगो है। थोड़ा सा इसकी ये पढ़ लेते हैं, फिर और एक चीज़ समझाऊंगा आपको। BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन कब बना? 7 मई 1960 को। लीगल स्टेटस एक्टिव है, एक्टिव याद रखो या ना रखो। प्रपोज मैंने कहा था फोर्सेस के लिए रोड्स बनाना, अब यह फोर्सेस के लिए रोड बनाती है और हर एक अदर मतलब पब्लिक के लिए भी बनाती है, लेकिन अप्रूवल कहाँ से आता है? ज़्यादातर नेशनल हाईवेज ही बनाती है ये। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर सीमा सड़क भवन दिल्ली। रीजन सर्वर्ड कहाँ, कौन कौन से कंट्री में इसने अब तक काम किया है? इंडिया में तो किया ही किया है, पूरे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया गवर्नमेंट की है। इसके अलावा इसने अदर भी कंट्रीज़ में काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ इसने काम किया है? भूटान में रोड बनाए हैं, नेपाल में बनाए हैं, म्यांमार में बनाए हैं, अफगानिस्तान में बनाए हैं, ताजिकिस्तान में बनाए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 4-5 कंट्रीज याद रखो। डायरेक्टर जनरल इसका प्रेजेंटली कौन है आज? आप कहोगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसका क्या है? ये इसका प्रेजेंट जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल जो है। ठीक है जी। अब इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है? आप बोलो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया। ये इसका बजट है, मत याद रखो इस साल का कितना दे रखा है। अवार्ड्स इसने बहुत लिखी है। ये इसका ये कुछ और रिमार्क्स में इसकी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये तो पता है। और इसके अलावा ये इसकी वेबसाइट है, ये इसने कुछ इनाम्स विनाम्स अब तक जीते हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब यहाँ और एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको, याद रखो।
हम BRO की गाड़ी देख लेते हैं ना कश्मीर में, तो हम कहते हैं भाई ये बीकन है। अगर हम में से कोई उसमें सर्विस भी करता है ना कोई बंदा, हम कहते हैं ये बीकन में सर्विस करता है। लेकिन वो एक्चुअली हमारे पास अच्छी तरह हमें पता नहीं है, वो बीकन में सर्विस नहीं करता है। BRO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम, या डिपार्टमेंट है आप बोलो, या कंपनी बोलो। इसने J&K में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। J&K में किए थे जब J&K स्टेट था। कश्मीर में किया था इसने प्रोजेक्ट बीकन, यानी प्रोजेक्ट के बीकन के ज़रिए ये क्या करता था, ये रोड्स बनाता था। J&K के टनल भी इन्होंने रिनोवेट की थी, जवाहरलाल नेहरू टनल की थी उन्होंने 1960 में रिनोवेट की थी, वो प्रोजेक्ट बीकन के ज़रिए ही इन्होंने की थी। यानी इनका जितना काम जो में J&K में चल रहा है, उस पूरे काम उस प्रोजेक्ट को ये बोलते हैं बीकन, है ना, बीकन। लेकिन असल में कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह लद्दाख में इन्होंने दूसरा किया था, उसका नाम था संपर्क। संपर्क, संपर्क मैंने राबता, है ना। ये लॉन्च किया था इन्होंने बीकन, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है जी। अब लद्दाख अलग है और J&K अलग है, इतना आप याद रखो। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया BRO की सारी डिटेल्स A to Z, किस कंट्री में शुरू किया, कब बनी, है ना, किस मिशन के लिए बनी, अब ये कितने कितने कंट्रीज़ में और इसने काम किया हुआ है। ठीक है जी। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यानी इसका है किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अगर मुझे और भी कुछ याद आता है, हाँ ये एक बात कहूँगा, जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ J&K हम पढ़ेंगे ना, J&K पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा, अच्छी तरह पढ़ाऊँगा बीकन ने यहाँ कौन कौन सा काम किया है। लेकिन साथ में एक बात याद रखूँगा, मैं पहले इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ताकि आपको वो समझना इजी हो जाए, है कि नहीं। अगर मैं पहले वो पढ़ाऊँगा ना, तब आपको समझ में नहीं आ जाता, लेकिन इसीलिए मैंने पहले यहाँ से शुरुआत की, और फिर आपको वो पढ़ना समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ और एक चीज़ के ऊपर, ये लास्ट पर पढ़ते हैं। मैं पढ़ाता हूँ आपको पहले, सबसे पहले कुछ और पढ़ाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, मैंने बोला था ना, ये नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया कब बनाई गई? नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया 1988 में एक एक्ट बनाया गया, उसको बना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NHAI एक्ट, यानी नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एक्ट। ये कब बनाया गया? 1988। यहाँ आप बोलोगे नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1988। फिर इसने काम कब से शुरू किया, प्रैक्टिकली कब से शुरू किया? आप बोलोगे 1995 में इसने प्रैक्टिकली काम शुरू किया। यानी ये कब बनाया गया? आप बोलोगे ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब यानी ये अपने दम पर काम करती है, कोई मतलब इंटरफियर इसमें नहीं कर पाता है। ठीक है जी। ये लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, और ये बनाई गई 1988 में आया था नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें बनाया गया। और फिर उसने काम कब शुरू किया, फंक्शनल कब हुई? 1995 में शुरू हुई। ठीक है जी। प्रपोज क्या था इसका? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज़। ये किस लिए बनाई गई? सिर्फ नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन और बनाने के लिए। ठीक है जी। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है। ठीक है जी। एजेंसी एग्जीक्यूटिव आज कौन है, यानी चेयरपर्सन कौन है? अलका उपाध्याय। क्या है? अलका उपाध्याय। ठीक है जी। और पेरेंट कंपनी यानी ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ऑफ इंडिया, इसके अंडर आती है। और उसके आज के प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? आप बोलोगे नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। हो सकता है ये भी आपको MCQ में पूछा जाए। ठीक है जी। और ये देखो, ये नीचे जो है ना, ये लोगो है, ये है नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ इंडिया का। अगर आप देखोगे रोड से चलते हो ना, ऐसे ऐसे लोगोज आप बहुत मिलेंगे नेशनल हाईवेज़ पर। NHAI नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। इसके बारे में और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सेटअप कब हुई, किस लिए सेटअप हुई, कब हुई, है ना। ये रोड्स बनाती है, लेकिन रोड्स खुद नहीं बनाती है, ये रोड्स बनवाती है। लेकिन क्या है? बनवाती है। हम इसलिए बोलते हैं इसको ये रोड्स बनाती है, क्योंकि प्रपोजल वपोजल ही बनाती है, हमने यहाँ से नेशनल हाईवे बनानी है, सब डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग करती है। फिर इनको बनाकर कौन देती है? वो एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये नीचे वाली ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऊपर पढ़ लेते हैं ये छोटा सा। नेशनल हाईवेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है?
कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप खुद इसको एडिट करके ठीक कर देना। ठीक है जी। नेशनल हाईवेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या करती है, ये नेशनल हाईवेज से जितने भी प्रोजेक्ट है ना, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाती है, प्लान्स बनाती है, फिर इनको दे देती है। इनके पास मशीन्स टूल्स वूल्स हैं, लोग हैं, काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, ये जाकर उसको प्रैक्टिकली बनाते हैं। ये देखो नेशनल हाईवेज़, यानी ये क्या करती हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग द नेशन, ये इसका टैग लाइन है। ठीक है जी। ये किसके अंडर आती है, ये भी उसी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और ये कब बनी थी, ये भी बनी थी 1998 में बनी। यानी इससे पहले क्या बना, पहले बनी हमारे पास NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद ये बनी इसकी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इसे प्रैक्टिकली काम करके देता था। एक छोटी सी टर्म यानी यहाँ मैंने लिखी हुई है NHDP के बारे में अगर कोई जानता है तो मुझे कमेंट्स में भी मुझे मेंशन करे, लेकिन मुझे शॉर्ट में यहाँ लिखा। ये जब हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया थी ना, एक वो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट थी ना, कब थी, 2000 में थी, जब वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड वाइडनिंग का एक प्लान किया। रोड वाइडनिंग आप देख रहे हो कश्मीर में हर जगह हर एक रोड को ना वाइड किया गया। अगर जब कोई स्टेट हाईवे थी उसको एक साइड में भी 3 फुट, दूसरी साइड में भी 3 फुट, 6 फुट उसको वाइड किया गया मैग्नेमाइज डाल के। कहीं और रोड थे, हर एक जगह आप देखोगे ना, आज से पहले 10 साल जो रोड मतलब 10 फुट की हुआ करती थी, आज वो 15 फुट की है मैग्नेमाइज करके। वो क्या था, उसी को बोलते हैं हम नेशनल हाईवेज़। क्या थे, नेशनल हाईवेज़ डेवलपमेंट प्लान, ये बनाया गया था इसी चीज़ के लिए, किसके लिए, ताकि वाइडनिंग की जाए नेशनल हाईवेज़ को। अब इन्होंने नेशनल हाईवेज़ को भी कर दिया और स्टेट हाईवेज़ को भी कर दिया साथ साथ में। अब आप इतना याद रखो, खाली ये वाइड करना था किनको, नेशनल हाईवेज़ को। और जो ये काम है ये अभी भी चल रहा है। आप देखो जलंधर से लेकर दिल्ली तक वो जो नेशनल हाईवे है ना, उस पर काम, नेशनल हाईवे नंबर 44 का ही पार्ट है, और उस पर काम धड़ाधड़ चल रहा है। किस चीज़ के लिए उस पर काम चल रहा है, अभी तक वो डबल लाइन थी, अब उसको 4 लाइन्स वाला किया जा रहा है। पिछले 10 साल से काम चल रहा है। मैंने तकरीबन मैं वॉच उसको कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली देख रहा हूँ मैं, तकरीबन 10-12 साल हो गए, अभी भी काम चल रहा है। अभी तक वो जम्मू आ रहा है, जम्मू से आगे फिर श्रीनगर भी आएगा, वो है कि नहीं। तो ये लॉन्च किया गया था 1998 में, और उसका जो उस चीज़ का जो नाम है ना, इस हाइड वाइडनिंग का नाम अब बदल कर गवर्नमेंट ने क्या रखा, उसका रखा नाम भारतमाला। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या रखा गया, भारतमाला प्रोजेक्ट। और इसका फेज़ भी अब दूसरा शुरू हो गया 2017 से 2022 तक। पहला फेज़ नहीं, अब जो भारतमाला है ना, भारतमाला इसका नाम बदल कर रख दिया गया। अब इसका पहला फेज़ जो भारतमाला का वो लॉन्च किया गया 2017 में। क्या किया गया, 17 में। अब ये क्या है, ये नेशनल हाईवेज़ को वाइड करेगा ये प्लान, यानी उनको चौड़ा करेगा, उनकी विड्थ इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो कोस्टल एरियाज से हो या नॉन कोस्टल एरियाज़, समंदर के किनारे से लेकर बराबर पहाड़ों तक, जितने भी हमारे यानी पूरी इंडिया के जितनी नेशनल हाईवेज़ हैं उनको वाइडनिंग की जाएगी, है ना। जैसे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की चल रही है, वो भी इसी प्लान के तहत चल रही है। जम्मू से आखा पठानकोट तक चल रहा है, पठानकोट से जलंधर तक चल रहा है, जलंधर से दिल्ली तक चल रहा है। ये काम चलते हैं पूरे इंडिया में, आप देखो रोड्स चलते हैं, ये इसी प्लान के ज़रिए चल रहे हैं। अब 2-3 रोड्स हैं इंडिया के जो हमने पढ़ने बहुत ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, है ना। हर एक चीज़ कोई ना कोई चीज़ ख़ास होती है ना इंडिया में, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कुछ 2-4 रोड्स हमारे पास इंडिया में है जो ख़ास इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन एट द टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। ठीक है जी। उनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे भी जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं, ये देखो ये एक क्या है, ये एक ट्रायंगल स्क्वायर जैसा है, लेकिन ये उल्टा उल्टा किया हुआ है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जियोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या करता है, अभी मैप से आपको समझा देता हूँ। ये इंडिया का नक्शा है, पूरा मैप है इंडिया का। ये यहाँ पर दिल्ली है, ये मुंबई है, ये आपका चेन्नई है, ये आपका कोलकाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपस में ये ब्लू लाइन से जुड़े हैं ना, ये क्या है, ये बनाता है क्वाड्रिलेटरल। ये 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है और ये इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर। क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। और ये करता है इंडिया की 4 बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करता है। क्या करता है, इंडिया की 4 बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन सी, अब इसमें याद रखने की ज़रूरत क्या है,
ये कौन कौन सी सिटी को कनेक्ट करता है? आप बोलोगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है। किस लिए कनेक्ट कर लेता है? The Golden Corridor is a national highway network connecting several major industrial and agricultural centers of India. कॉरिडोर इस बीच में, ये जो कॉरिडोर है ना, इसके बीच में इस रोड पर बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज आते हैं, एग्रीकल्चर हब्स आते हैं ना। ये आपस में क्या करते हैं? इधर इधर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब ये 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर देता है, इसको बोलते हैं गोल्डन कॉरिडोर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी 4 सिटीज़ हैं। ठीक है जी। इसकी लेंथ पूछी जा सकती है, इसको 5846 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये याद रखो। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ? 2001 में। कब कंप्लीट किया गया? ये 2012 में। ठीक है जी। 2012 में ये कंप्लीट हो गया। और ये नेशनल हाईवे है। क्या है? ये नेशनल हाईवे है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। अब सेंटर का ऐसे भी पता चल जाएगा हमें, क्योंकि ये बहुत सारी स्टेट्स के बीच में जाता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से स्टेट्स के बीच में ये जाता है? 12 स्टेट्स के बीच में जाता है, याद रखो। कौन? यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अच्छा महाराष्ट्र। और इसमें मेन कौन कौन सी हाईवे आ जाती है हमारे पास? नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 19, नेशनल हाईवे नंबर 18, 16, यानी ये चीज़ें आती हैं यहाँ पे इसमें। अब याद रखो, इसमें एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है? ये गोल्डन कॉरिडोर है, कौन कौन सी सिटी को कनेक्ट करता है? आप बोलोगे वो 4 सिटी कौन कौन सा है, उनका नाम बोलोगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, उनको कनेक्ट करती है। इसकी लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 5846। कब कंस्ट्रक्ट हुई? आप बोलोगे 2012 में कंस्ट्रक्ट हुई। कब शुरुआत हुई इसी कंस्ट्रक्शन की? आप बोलोगे 2001 में। और ये किसका प्रोजेक्ट है? आप बोलोगे नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। कितनी स्टेट्स के थ्रू पास होता है? आप बोलोगे 12 स्टेट्स के पास। यहाँ ऐसी कोई स्टेट दिया गया होगा, 4 दिए होंगे, इनमें से बोलो कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें गोल्डन कॉरिडोर जिसके थ्रू पास नहीं होता है। वहाँ इनमें से कोई 2-3 दिए होंगे, एक दिया होगा जो इसमें नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। यानी यहाँ 3 दिए होंगे जो इसमें आते होंगे, एक होगा जो नहीं आता होगा। ऐसे कुछ एमसीक्यू पूछा जा सकता है। या ऐसे हैं कि इसमें कौन कौन सा नेशनल हाईवे इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे इसमें इन्वॉल्व होता है गोल्डन कॉरिडोर में? आप बोलोगे नेशनल हाईवे नंबर 44, 19, 18, 16। ठीक है जी। यहाँ तक आपको याद आ गया? बिल्कुल, ये आ गया गोल्डन कॉरिडोर। अब आता है हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या आता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एक रोड है। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर मीन्स यानी रोड एक है। ठीक है जी। अब ये क्या है? ये नॉर्थ से ऐसे जाता है और साउथ से ऐसे। ठीक है जी। ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट। अब इसमें कौन कौन रोड आता है इधर देखो आप। ये देखो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, एक तो इसमें ये आती है, एक तो ये रोड आती है ब्लू लाइन, ये गुजरात से शुरू होती है, पोर्ट बंदर इन गुजरात, और इधर देखो सिलचर इन आसाम, सिलचर इन आसाम वहाँ ख़त्म हो जाती है। यहाँ श्रीनगर से शुरू होती है और यहाँ कन्याकुमारी में ख़त्म हो जाती है। ये बीच वाला पॉइंट जहाँ ये मर्ज आपस में मीट इंटरसेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं झांसी। क्या बोलते हैं? झांसी। और ये झांसी कहाँ पर है? आप बोलोगे सर यूपी में है, यूपी में है झांसी। अब देखो ये जो हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये क्या करता है? ये इंडिया के नॉर्थ को इंडिया के ईस्ट साउथ के साथ कनेक्ट कर लेता है, और इसी तरह ईस्ट को वेस्ट के साथ कनेक्ट करता है। ये पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के बीच में से जाता है। इसमें स्टेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कौन कौन से स्टेट में से ये नहीं निकलता है। मेरे ख्याल से पंजाब, चंडीगढ़, इसमें तो ये आ जाता है। यानी इधर देखो उत्तराखंड एक है, इसमें से नहीं जाता है ये। हिमाचल से नहीं जाता है ये। इसी तरह यहाँ से कुछ स्टेट्स हैं, इनमें से नहीं जाता है। यहाँ से कुछ स्टेट मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र में ये टच कर लेता है। ठीक है जी। अब ये मत याद रखो, बस इतना याद रखो इसकी लेंथ कितनी है। अब ये किसका प्रोजेक्ट है? ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। यानी ये भी एक नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाईवेज जो है ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया की है, और ये नेशनल हाईवेज हैं। शुरू कहाँ से होती है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। इसी तरह हमारे पास आता है पोर्ट बंदर इन गुजरात टू सिलचर इन असम, वहाँ तक होती है। अब ये पॉइंट से याद रखो, ये छोटे वेस्ट टू ईस्ट पोर्ट बंदर तो गुजरात, कितनी लेंथ है इसकी? 3064 किलोमीटर है। इसी तरह नॉर्थ साउथ श्रीनगर
श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी कितनी लेंथ है? 4076 किलो, 4076 यानी 4076, 4076 किलोमीटर है। और इंटरसेक्ट ईच अदर को कहाँ करती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट? आप बोलोगे झांसी में। इसके बारे में देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन लेने लिखी है। मेजर इंटरसेक्शन कौन कौन सी हाईवेज आती है इसमें, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये वाली आ जाती है सारी की सारी, है ना। इसी तरह जो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट ये वाली हाईवेज, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने ऊपर लिखा है वही आप याद रखो। ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास और एक रोड आ जाता है, ठीक है जी, ये आ गया ना, ग्रैंड ट्रक रोड, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है और एक रोड, अब आ जाता है हमारे पास ग्रैंड ट्रक रोड। ये भी एक ओल्ड रोड है इंडिया का। ओल्ड कितना है? सबसे पुराना इंडिया का रोड है ये पहले किसी किंग ने बनाया है, फिर दूसरे ने रेनोवेट किया है, तीसरे ने रेनोवेट किया है। अब याद रखो, जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखा जाता है, इसे शेर शाह सूरी ने बनाया। किसने? शेर शाह सूरी ने। इसको सड़क आज़म भी बोलते हैं, सड़क आज़म भी बोलते हैं। और ये यहाँ पर अगर ये पॉइंट आप भूलना चाहोगे तो भूल जाओ। ये हो जाती है हमारे पास म्यांमार से असल शुरू हो जाती है, और म्यांमार से होकर ये बांग्लादेश आती है, बांग्लादेश से होकर ये कहाँ आती है? इंडिया, इंडिया से होकर ये पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से होकर ये काबुल अफगानिस्तान आती है। कितने कंट्री हो गए ये? म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी इतने कंट्रीज़ के बीच में से निकलता है। तब इंडिया क्या था? तब एक ही था ना। ये हज़ार साल पुरानी बात है, ठीक है जी। तब से ये सड़क चल रही थी, पहले पहले ट्रेड के लिए यूज़ करते थे, बहुत जो पुराने किंग हमारे थे, ठीक है जी। लेकिन अब इंडिया में कितना रहा है ये? इंडिया में हुआ है ये कोलकाता से 1 मिनट में इधर से ही बना लेता हूँ। ये कोलकाता यहाँ पर इंडिया में, और यहाँ एंड हो जाती है ये अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। कोलकाता से लेकर अमृतसर में, ठीक है जी। अब इतना याद रखो आप, देखो मैंने पूरा इतना कुछ लिखा है, ठीक है जी। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैंने इधर एक फिगर भी डाल रखी है, ये देखो यहाँ से शुरू हो जाती है, ये देखो ऐसे ऐसे है ना, म्यांमार है ये। इधर से देखो बांग्लादेश के बीच में से निकली ये रेड लाइन, ये यहाँ पहुँची लाहौर, इतना इस्लामाबाद, काबुल, है ना। ये है आपका ग्रैंड ट्रक रोड, जिसको सड़क आज़म भी बोलते हैं। ये देखो 1500 माइल्स इसकी लेंथ है, यहाँ बोलोगे 2400 किलोमीटर। एग्जिस्टेड वो 322 BC की है ये रोड, ठीक है जी। मुगलों ने भी बनाया इसको, मौर्याज ने भी बनाया, ब्रिटिशर्स ने भी बनाया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दी इसको, ठीक है जी। कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसको, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में बताता है ये, ठीक है जी। कहाँ से ऑरिजिनेट होती है ये आपको पता है। वाज टेकन ऑफ बांग्लादेश बट आफ्टर द पार्टीशन इंडिया रोड वाज टर्मिनेटेड इन कोलकाता, ठीक है जी। अच्छा जी, मेजर सिटीज़ इसमें देखो, पूरे जितने भी ये कंट्रीज़ हैं इनकी कौन कौन सी सिटी आती है? कोक्स बाज़ार आती है, चिटागांव आती है, गुजरांवाला, पेशावर, रावलपिंडी, अमृतसर, अलीगढ़, दिल्ली, ये सारे की सारी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वो हैं आपके सिटीज़ हैं, ठीक है जी। याद रह गया यहाँ तक ये, बिल्कुल। तो आजकल लेकिन इंडिया में ये कहाँ से है? कोलकाता से लेकर सिर्फ अमृतसर तक, कोलकाता से अमृतसर तक। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में थोड़ा सा इसको मैं पढ़ा लेता हूँ आपको, इंडिया की ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है जी। सड़क आज़म कोलकाता से लेकर पेशावर पाकिस्तान, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ नेशनल हाईवे। इंडिया में कौन कौन सा नाम अब इसको दिया जाता है? दिल्ली से लेकर अमृतसर तक इसको नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं, और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इसको नेशनल हाईवे नंबर 2, यानी इन दो, नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है, इन दो कर मिलाकर बनती है ये सड़क आज़म, या जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये इंडिया में, ठीक है जी। अब आ जाओ, इससे दो चीज़ें और भी याद रहती हैं। दिल्ली से अमृतसर तक नेशनल हाईवे नंबर 1 है, और दिल्ली से आपका कोलकाता तक नेशनल हाईवे नंबर 2 है, ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। क्या आता है? ये एक हाईवे है, मेरे ख्याल से इसमें तो आप में से बहुत लोग गए भी होंगे, मैं भी बहुत बार गया जा चुका हूँ, ट्रैवल भी कर चुका हूँ, ड्राइव भी कर चुका हूँ इस पर। बहुत अच्छी रोड है ये, ओनली 6 लाइनर रोड है इंडिया में। कितनी? 6 लाइन वाली ओनली रोड है इंडिया में, 6 लाइन वाली। कैसी 6 लाइन? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये देखो छठी लाइन है, पता नहीं अभी यहाँ पर छोटा सा बंद है। देखिए 6 लाइन वाली रोड है, इसमें बहुत सारी टनल्स हैं, और ये जो हमारे पहाड़ों के बीच में से जाता है, कहाँ किस किस को कनेक्ट करता है? ये 95 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है,
और ये किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट कर लेता है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे तभी इसको बोलते हैं। और इसका ऑफिशियल नेम क्या है ये याद रखो, ये पूछा जाता है, यशवंतराव चरण एक्सप्रेस हाईवे। क्या बोलते हैं, यशवंतराव चरण एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको, ठीक है जी। और ये 6 लाइनर रोड है, स्पेन 94.5 किलोमीटर है ना। मुंबई जो कैपिटल है महाराष्ट्र की, उसको स्टेट के दूसरी फाइनेंशियल या एजुकेशनल कैपिटल जिसको बोलते हैं पुणे, उसके साथ कनेक्ट करता है। इसमें बहुत सारी टनल्स हैं और ये वेस्टर्न घाट्स के बीच में से निकलती है। वेस्टर्न घाट्स के बीच में, वेस्टर्न घाट्स कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जो हमारी वेस्ट साइड में आती हैं, और उन वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सह्याद्रीज। सह्याद्रीज सह्याद्रीज के बीच में से निकलती है। इसमें बहुत सारी टनल्स वनल्स भी है, ठीक है जी। ये मैंने पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे इसमें आता है, ठीक है जी। अब एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने ज़रूरी पढ़ना है। देखो, मैंने आपको कहा था ना, नेशनल हाईवेज़ को नई नंबरिंग दी गई। कब दी गई, ये नया नंबरिंग वाला सिस्टम एंटर किया गया इंडिया में, कब किया गया, ये किया गया आपका 2010 में। कब किया गया, इतना याद रखो, 2010 से हर एक नेशनल हाईवे को नई नंबरिंग दी गई। नई नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या किया गया, पहले ये इधर इधर हुआ करता था, कोई समझ नहीं आता था। नेशनल हाईवे नंबर 1 कश्मीर में हुआ करती थी, और नेशनल हाईवे नंबर 2 तमिलनाडु में हुआ करती थी। इसमें तो आदमी खो जाता था ना। फिर उन्होंने क्या किया, फिर देखो ये देखो नीचे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने क्या किया, या रोड हाईवेज अथॉरिटीज़, इन सब मिलकर क्या किया, यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये जो ऐसे रोड्स हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक आते हैं, नॉर्थ से साउथ, ये ब्लू लाइन्स में है ना, नॉर्थ से साउथ, इनको इवन नंबर से, इनको इवन नंबरिंग दिया गया है। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, हाँ, इनको इवन नंबर दिया गया है। जो वर्टिकल है, जो ऊपर से नीचे आती है, यानी नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ऐसी ग्रीन वाली, इनको इवन नंबर दिया गया है। इवन मतलब 2, 4, 6, 8, जिसको डिवाइड बाई 2 अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो हमारे पास दूसरी थी, जो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट ऐसे रेड वाली जाती है ना, इनको ऑड नंबरिंग किया गया। ऑड नंबरिंग मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे किया गया इनको, ठीक है जी। इनको ऐसी नंबरिंग दी गई। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। जो नॉर्थ से साउथ रोड जाते थे, या ऊपर से लेकर नीचे तक आते थे, या वर्टिकल थे, उनको नंबरिंग दी गई इवन। और जो हमारे पास थे वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जाते थे, उनको नंबर दी गया, क्या नंबरिंग दी गई, उनको ऑड नंबरिंग दी गई। क्या दी गई, ऑड नंबरिंग। अब मसला ये था, जो सब हाईवे होती हैं या सुपर हाईवे होती हैं, देखो सब हाईवे को नंबर दिया गया ABC2, ABCD, है कि नहीं। और जो सुपर हाईवेज थी, सुपर हाईवेज के साथ क्या किया गया, सुपर हाईवेज को उनके पेरेंट हाईवे भी साथ दिया गया। मान लो क्या है, मतलब मैं आपको समझा दूंगा। ये नेशनल हाईवे नंबर 44 है ना। इधर से कोई हाईवे निकल रही है, वो भी इसी के साथ पैरेलल चल रही है। ये क्या है, 44। अब मान लो इसको क्या है, ये इसको 2 नंबर है, ये हाईवे नंबर 2 है, ये भी क्या है, इवन। अब इसको नंबर दिया गया 244। 244 जब इसको नंबर दिया गया, इससे पता चल गया ये हाईवे नंबर 2 है, नेशनल हाईवे नंबर 2 है। इसकी पेरेंट हाईवे जो है, जहाँ से ये निकलनी है, वो कौन सी है, वो नेशनल हाईवे नंबर 44 है। इसीलिए अगर यहाँ 88 होगा, तब इसका मतलब ये नेशनल हाईवे नंबर 88 है, और ये इसकी पेरेंट हाईवे है, और इसका जो ब्रांच है, ये नेशनल हाईवे 2 है यहाँ से, ठीक है जी। ऐसे किया गया। आप सिर्फ इतना याद रखो, जो ऊपर से लेकर नीचे, साउथ से लेकर नॉर्थ जा रही थी या नॉर्थ से साउथ जा रही थी, उनको इवन नंबरिंग दी गई। और जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, इनको ऑड नंबरिंग दी गई। और जो इनमें से निकलती थी पेरेंट्स, उनको, उन ब्रांचेस निकलती, उनको या तो ABCD2 ऐड दिया जाता था। सुपर हाईवेज़, अच्छा जी, सुपर हाईवेज़, मदर हाईवेज़, या इनकी जो ब्रांचें निकलती, उनके साथ क्या होता था, पेरेंट हाईवे भी हुआ करती थी, या इनसे जो अलग निकलती थी, है कि नहीं, ऐसे निकली लेकिन ऐसे फिर निकली, उसको किया जाता था, उसको ABCD दिया जाता था साथ में, ठीक है जी। समझ में आ गया, बस इतना याद रखो आप। न्यू नंबरिंग दी गई कब, 2010 में। बस ऊपर से लेकर नीचे तक क्या था, इवन नंबर दिया गया, और इधर इधर मतलब ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ऑड नंबरिंग दी गई। इतना याद रखो आप, ठीक है जी। इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये, और ये जो है ना, ये सारी की सारी नेशनल हाईवेज़ हैं,
ये जो ग्रीन वाली है ये इवन है और ये वाली ऑड है हमारे पास, जो क्या है ईस्ट से वेस्ट जाती है। ठीक है जी, समझ में इससे ये आ जाता है हमारे पास सबसे नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो कौन सी है, वो ये है हमारी जो श्रीनगर, जो हमारी JNK यूटी को लद्दाख यूटी के साथ कनेक्ट करती है। ये कौन सी है, ये आपकी आती है जो मुजफ्फर रोड वाली रोड बारामूला से आती है और सीधे जाती है आपकी लद्दाख। ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। और श्रीनगर से जो जम्मू जाती है ये कौन सी है, ये नेशनल हाईवे नंबर 44 है। अब देखो इसका नंबर 1 दिया गया है क्योंकि ये ऐसी घूमती है ना, ऑड नंबर दिया गया है। इसका 44 है, ये इवन रखा गया है क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक आती थी। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन का रेलवेज़, क्या होगा रेलवेज़। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।